देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली हैं। ओवैसी ने सुल्तानपुर के इसौली में जनसभा की और कहा, खुद को वोट कटवा कहने से नाराज ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव मायावती की नासमझी की वजह से 2 बार पीएम बने नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के यूपी में 100 सीटों पर लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पे जनसभा की। इसौली बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है, जिसे 2017 में बीजेपी की आंधी में भी सपा ने जीत लिया था। यहां समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 3,865। ओवैसी ने यहां मुसलमानों से कहा, ये सिर्फ आपको डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को और किए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? यूपी में मुस्लिम वोट 19% से ज्यादा है, जो विधानसभा की 143 सीटों पे मायने रखता है। यहां मुस्लिम वोट 71 विधानसभा सीटों पे 20 से 30%, 72 विधानसभा सीटों पे 30% से ज्यादा है। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% है। समाजवादी पार्टी उसकी सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है। उसके बाद बीएसपी और कांग्रेस है। ओवैसी उसी में हिस्सा चाहते हैं। सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो हमारा उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वह भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी 38 सीटें हार गई। इनमें 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 0.2% वोट मिला। सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहुत समझदार मुसलमान है और वो मुसलमान देख के कभी वोट नहीं करता। आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं कि जिनके सामने लोगों ने दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया, मुसलमानों ही ने जिता दिया। जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी हुआ करती थी, वहाँ पे दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मुसलमानों ने जो है वो अपने मुद्दों को देखा है और अपनी जो हम ख्याल जिस तरह के लोग हैं उनको देखा है। ये समझा जाता है कि मुसलमान आमतौर पे बीजेपी को हरा सकने वाली किसी मजबूत पार्टी को वोट देता है। देखना होगा कि एआईएमआईएम को वो कितना मजबूत समझता है। सुल्तानपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी ने उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमले किए और कहा कि टीएमसी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जा रहा है। मोनिदीपा बनर्जी की यह रिपोर्ट। অভিষেকের ওপর যদি কোনো বেআইনি কেস থাকে তুমি আইনত করো, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কোনো কেস নেই, কোনো এভিডেন্স নেই, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি চোর। একটা ইন্টেনশন না থাকলে বুঝতে পারেন, আজকে 9 ঘন্টা জেরা করার পরে বলছে তুমি কালকে আবার এসো। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ छोटी सी बैठक से ममता बनर्जी ने बिना शोर शराबे के अपना प्रचार शुरू किया, लेकिन उनका तेज तर्रार भाषण एजेंडा सेट करने वाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगाया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने टीके की नाकामी के नाम पर घेरा। If Covaxin is not allowed, how Prime Minister you are going to USA?
We hope that before you are going to USA, cow vaccine must be recognized by the World Health Organization so that other people also get the opportunity. निशाने पर बीजेपी है और भवानीपुर 2024 से पहले विपक्षी एकता का एक टेस्ट। कांग्रेस इसे गंभीरता से ले रही है और वो ममता के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन लेफ्ट मैदान में होगा। उधर बीजेपी के कुछ संभावित नाम पीछे हट चुके हैं। कांग्रेस आला कमान ने तय किया है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। हम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार भी नहीं करेंगे। कुछ संभावित उम्मीदवारों ने इनकार कर दिया है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भवानीपुर से जीत चुकी हैं। उनकी पार्टी को भरोसा है कि वो हैट्रिक बनाएंगी। ममता बनर्जी ने अपने कर्मियों को बहुत सारे संदेश दिए आज, और उनमें से एक था कि ये वोट को आप हल्के तरीके से ना लें, क्योंकि ये 2024 के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। साफ है, भवानीपुर के मिट्टी से ममता बनर्जी का नजर बना हुआ है नई दिल्ली पर। जीडी शंकर के साथ मोनदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा की एक सोसाइटी में मेंटेनेंस और गार्ड की शिकायत पर सिक्योरिटी गार्डों ने इसी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स को जमकर पीट डाला। पिटाई के दौरान सिक्योरिटी गार्डों ने जमकर लाठी डंडे भांजे, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सोसाइटी के लोगों ने गार्डों को रोकने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नोएडा के सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसके तहत ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का और पीजी का 1 साल का हो सकता है, और छात्र जिस स्टेज में कोर्स छोड़ेंगे वहीं से कुछ साल बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही पूरा साल तयशुदा क्रेडिट पॉइंट्स के साथ पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने पूछा, इतने अहम विषय को बिना चर्चा और आम सहमति के कैसे लागू किया जा सकता है। आरोप लगाया कि ये शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश है। नई शिक्षा नीति पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए थी। इससे कई लोग प्रभावित होंगे। ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी इसका भगवाकरण कर रही है। भगवाकरण के अलावा और ये कुछ भी नहीं है। इस पर आम चर्चा होनी चाहिए। मुझे पता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव है। 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। छात्र किसी भी साल बाहर आ सकते हैं। इसी के अनुसार उन्हें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी। वे बाद में लौटकर आगे की पढ़ाई कर सकते। ऑनर्स करने वाले छात्र के लिए पीजी 1 साल की होगी। कांग्रेस के आरोप का बीजेपी के पास करारा जवाब था। कस्तूरी रंगन नागपुर वाला हो गया क्या? मनमोहन के टाइम में उसका एडवाइस लेने के टाइम में कस्तूरी रंगन नागपुर वाला नहीं हुआ था क्या? ऐसा आदमी को अवमान कर रहा है। वो देश में शिक्षण तज्ञ को अवमान कर रहा है डीके सिंह। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है। अभी तक शिक्षकों या फिर छात्रों की तरफ से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी है, लेकिन मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। गणेश चतुर्थी की शुरुआत होते ही बाजारों में तरह तरह की भगवान गणपति की मूर्तियां आने लगी, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इस प्रतिमाओं को गाय के गोबर से तैयार किया जा रहा है। गाय के गोबर से बनाई गई ये प्रतिमाएं लोगों को भी खूब पसंद आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में इन प्रतिमाओं की डिमांड का दावा किया जा रहा है। गाय के गोबर से प्रतिमाएं बनाने वाली कांता यादव का कहना है, ऐसी मूर्तियों से न सिर्फ प्रकृति को बचाया जा सकता है, बल्कि बाद में इसे खाद के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
आप भी जानते हैं कि गाय के गोबर को हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार शुद्ध माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। इसी थीम को हमने ध्यान में रखते हुए गाय के गोबर से गणेश जी बनाए हैं। और आजकल अपन देखें तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं उसके विसर्जन करने में और थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं और आज के आधुनिक युग में मिट्टी कम मात्रा में मिल रही है। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखें तो इसको हम एक सादे पानी में विसर्जन करके और खाद का रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं।